साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुनील भारती एक बार फिर आपसे मुखालिफ हूँ। साथियों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज मैं ये वीडियो अपने शुभचिंतकों, इष्ट मित्रों, अपने साथियों एवं मिशनरी साथियों से बातचीत करने के लिए बना रहा हूँ। अपने विचारों को आप तक पहुँचाने के लिए यही एक मेरा सशक्त माध्यम है। साथियों, एक छोटी सी शायरी है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। साथियों, पिछले एक महीने से मैंने अपने सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है। आज इस सन 2024 में पहली बार मैं आप लोगों से मुखालिफ हूँ। इसलिए मैं आप सभी को सन 2024 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं देने के साथ पिछले वर्षों में जो घटित हुई घटनाओं और इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मैं आपसे वार्तालाप करने का इच्छुक हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनेंगे। साथियों, 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में 75वां गणतंत्र दिवस संपन्न हुआ। इस अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र ने हंसी खुशी से गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान के लागू होने का दिन को सेलिब्रेट किया और मैंने भी एक नहीं कई स्थानों पर जाकर के अपने शुभचिंतकों, साथियों, इष्ट मित्रों और बहुजन समाज के मिशनरियों के साथ मैंने इस गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपने विचारों को रखा। साथियों, जैसा कि आपको बताता चलूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखते समय और उसको सौंपते समय एक बात कही थी, अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हम बना लें, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो निश्चित रूप से संविधान बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना बुरा क्यों ना हो और लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी है, ईमानदार है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान अच्छा ही साबित होगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, अभी कल तक जो घटनाएं घटीं बिहार के अंदर भारतीय राजनीति में, उस संदर्भ में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती पर यह आरोप लगा रहे थे कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं है, जब 15 जनवरी 2024 को बहन कुमारी मायावती ने अपना 68वां जन्मदिन मनाया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार देश में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी
को एक सिक्के के दो पहलू बताए। साथियों, उसका प्रमुख कारण था कि बहुजन समाज पार्टी को हमेशा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ठगने का काम करती चली आ रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से खिलवाड़ करती चली आ रही हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया और उसमें 28 राजनीतिक दलों को जोड़ा और उन 28 राजनीतिक दलों की इच्छा के विपरीत जाकर के वह भारतीय जनता पार्टी तथा कथित संघ से प्रभावित नरेंद्र मोदी की विचारधारा और संघ से निकले हुए लोग जो मनुवाद अर्थात ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्था है देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, उन्होंने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए बिहार में एक बड़ा उलटफेर कर दिया। ऐसा चक्रव्यूह रचा कि नीतीश कुमार, जिनको कि सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गए। साथियों, अभी हाल ही में फैजाबाद अब का अयोध्या धाम में विवादास्पद ढांचे को गिराकर राम मंदिर की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमें अयोध्या जाने का निमंत्रण मिला। साथियों, आप फिर एक मेरी पंक्ति को सुनते चलिए, क्योंकि बीच में मज़ा आना चाहिए। जिंदगी है, चलती है, नदी है, दो किनारों के बीच बहती है, जीवन है, उसी प्रकार से बहने दीजिए। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। साथियों, ये जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों से समाज के एक तबके, जिसको हम आदिवासी, एसटी, अस्पृश्य, अछूत, हरिजन, अनुसूचित जाति या दलित कहते हैं, उसके साथ जो पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, उसके साथ साथ भारत में जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन लोगों पर अत्याचार होते चले आए। मैं अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समाज को अभी अलग कर रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में भारत में मुस्लिमों की लगभग 18% आबादी है। उनके अतिरिक्त जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैन, बुद्ध, फारसी, ईसाई, मैं इन धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं। इनकी जो राजनीतिक विरासत है वह हाशिए पर है। कुछ हद तक मुस्लिम समाज की राजनीति ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। साथियों, जिस रामराज्य की बात की जा रही है तथाकथित, हम उस राम राज्य को समझ नहीं पा रहे कि आखिर राम
राज्य में जनता को क्या फायदा है और क्या परिवर्तन होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, धार्मिक स्थल किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो बहुधा शोषण का केंद्र बिंदु होते हैं। हालांकि लोगों की आस्था ईश्वर में है और वो अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए अपने इष्ट देवता की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वही सर्वोपरि है। और मैं मानता हूं कि जब 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं और उस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, तभी से पिछली जो हिस्टोरिकल या रूढ़ियाँ कुप्रथाएं थीं उनको समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं, लेकिन 2010 के बाद राजनीति ने एक बड़ा खेल दिखाया। जब से भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तब से भारतीय जनता पार्टी को अपने अजय होने का एक घमंड आ गया। उन्होंने मोदी के कद को इतना ऊंचा कर दिया कि जो लोग राम में आस्था रखते हैं, राम राज की बात करते हैं, उन राम के कद को भी, नरेंद्र मोदी के कद को, ये जो तथाकथित गोदी मीडिया है या भारत की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 99.2% नरेंद्र मोदी की गोद, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, में जा बैठा। भारत के जाने माने पत्रकार अपनी सच्चाई और ईमानदारी और स्वतंत्रता के चलते जो मोदी की आंख की किरकिरी बने रहे, उन्हें घर बैठना पड़ा। हम अगर कुछ नाम लें, जैसे रवीश कुमार एनडीटीवी से संबंधित थे, रातों रात अडानी एंड ग्रुप ने इस चैनल को खरीद लिया और रवीश कुमार को बाहर होना पड़ा। भारत के कई लोग जो कि भारत के संदर्भ में समाचार सुनते थे, वह बंद हो गए। उसी प्रकार से पूर्ण प्रसून वाजपेयी हों, अभिसार शर्मा हों, उसके अतिरिक्त ऐसे अनेकों गुमनाम पत्रकार मोदी ने एक झटके में सभी को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। हम बात करते चलें कि आखिर बहुजन समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा क्यों नहीं बनी। आप सबको पता है, बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक अनुभव को महसूस किया, अपनी दूरदर्शिता, अपनी बुद्धि, विवेक, कौशल के आधार पर उन्होंने यह निर्णय लिया। लोग कहते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं। अगर ऐसा होता तो 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन क्यों करती बहुजन समाज पार्टी? पहले तो आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। इसके बाद मैं समझता हूं, इस संपूर्ण भारत में आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करने वाली बहन कुमारी मायावती राजनीतिक रूप से इतनी परिपक्व हैं। उन्हें इस बात का इल्म और एहसास था कि आने वाले समय में इस गठबंधन का ध्रुवीकरण होगा, ये गठबंधन टूटेगा। इसीलिए वो हाथ नहीं मिला रही थीं और उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने का संकेत 15 जनवरी को
मीडिया के समक्ष दिया, जिससे भारतीय राजनीति में उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग खड़े हो गए। लेकिन आज 29 जनवरी को, जबकि कल 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने फिर एक बार पलटी मारते हुए बिहार की राजनीति के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का काम किया और वो पुनः एनडीए का हिस्सा बने और मोदी की गोद में जा बैठे। ऐसे लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो मुद्दे कुछ और होते हैं, और जब सरकार बनाते हैं तो मुद्दे उनके खुद हो जाते हैं, और सरकार से हटते हैं तो आरोप अपने सहयोगी दल पर लगा देते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर कि 2024 के चुनाव में अगर कोई एनडीए के समक्ष गठबंधन बनता है, चाहे वो इंडिया हो या पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, अगर ये मजबूती के साथ लड़े, भले ही इसमें से कुछ लोग निकल गए हों या कुछ निकल जाएं, और मेरे अनुमान के मुताबिक 10 या 12 दल भी अगर इसमें शामिल होकर के एक साथ मजबूती के साथ डेवलपमेंट के एजेंडे पर लड़ते हैं, बेरोजगारी पर लड़ते हैं, महंगाई पर लड़ते हैं, रोजगार पर लड़ते हैं, महिला सुरक्षा पर लड़ते हैं, तो उनको निश्चित रूप से जीत मिलेगी। मैंने इस संदर्भ में कई वर्ग और समाज के बुद्धिजीवियों से बात की। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज देश की दुर्दशा हो चुकी है। रुपया डॉलर के मुकाबले रसातल में है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे चला गया है। महिला उत्पीड़न में भारत कई अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले कहीं पीछे है। जहां 1 अरब 40 करोड़ लोगों की दुहाई दी जाती है, जहां 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल देने की बात कही जाती है, जहां 11 लाख शौचालय बनाने की बात कही जाती है, जहां 4 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही जाती है, जहां किसानों को 2000 रुपया दिए जाने की बात कही जाती है, जहां आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक के इलाज को मुफ्त करने की बात कही जाती है। और अगर प्रधानमंत्री राहत कोष से हट कर के अगर कोई कोष बने जिसको कि हम पीएम केयर फंड कहें और उसका हिसाब ट्रांसपेरेंसी के साथ ना हो, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था और उसके इतिहास से भली भांति परिचित हैं, वे समझ रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी होनी चाहिए 8% के आसपास, आज हम उससे कहीं पीछे हैं। महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सबसे मजबूत और शक्तिशाली खुद को बताती है, 50 साल तक सत्ता में बने रहने का दम भरती है और कहती है कि मेरे पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व देने वाला व्यक्ति है, अगर सब इनके होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के गठजोड़ करने पड़ते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ती है, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनके अंदर भय है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी। और मेरा अनुमान है आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये 100 सीटों से कम जीतने की कगार पर खड़ी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक रिपोर्टें हैं वो अच्छी नहीं हैं। जनता का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो मोदी की विचारधारा और मोदी के जो वादे हैं उनसे कोसों दूर उनका
उनकी विचारधारा से कोई इत्तेफाक नहीं है। इसीलिए मैं कहता चलूं कि नरेंद्र मोदी के समझ, भारतीय जनता पार्टी के समझ, अगर प्रधानमंत्री का कोई सशक्त, मजबूत और अनुभवी कद्दावर, जिसको प्रशासनिक अनुभव है, किस प्रकार से शासन और सत्ता चलाई जाए, अगर कोई चेहरा निकल के आता है तो वो इस देश में एकमात्र चेहरा है कुमारी बहन मायावती का। बताते चलें, मायावती के ऊपर हालांकि कुछ कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिए गए। उसके बाद 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली। 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जब समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी तो उन्होंने पार्लियामेंट की 10 सीटें जीती। इन सब के बावजूद बहुजन समाज पार्टी की स्थिति आंकड़ों के हिसाब से कुछ हो सकती है अलग, लेकिन पूरे देश में अगर बहन कुमारी मायावती का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आगे किया जाता है तो जो दलितों का वोट है, उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक समाज, जिसमें खास तौर से बौद्धिज्म को मानने वाले और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, उसके साथ साथ जो एंटी बीजेपी है, उसके साथ जो अति पिछड़े हैं, डिप्रेस क्लास के हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, या जो मोदी की सरकार में प्रताड़ित रहे हैं, वो एक झटके में बहन कुमारी मायावती के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। और भाजपा की यह मजबूरी होगी कि उनका कोई नेता या नेत्री बहन कुमारी मायावती के व्यक्तित्व पर प्रश्न नहीं उठा सकता। उनका कद इतना सशक्त और मजबूत है, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी तो देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। रीजन कि वे दलित समाज की, भारत की सर्वमान एकमात्र नेता हैं। इसलिए मोदी के प्रचार के दौरान बहन कुमारी मायावती पर किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष करना संभव नहीं है और उनके रणनीतिक कौशल को देखते हुए भारत के लिए एक स्वर्णिम युग का प्रारंभ हो सकता है, जिसमें महिलाओं की रक्षा होगी, आदिवासी, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यक, छात्र, बेरोजगार युवा, रेहड़ी पटरी वाले, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी चलाने वाले, इन्हीं की भारत की जो 92% जनता आज गरीबी के दौर से गुजर रही है, भुखमरी के दौर से गुजर रही है, वह सब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री बहन कुमारी मायावती के समर्थन में आकर के खड़ी हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना लाजमी है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी योजनाओं के होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर इस देश में चुनाव नहीं लड़ रही है, वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, अपने पासे बिछा रही है, तो कहीं ना कहीं संदेह जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि धर्म आस्था का विषय है। हर व्यक्ति अपने आस्था के आधार पर अपनी इष्ट की पूजा प्रार्थना अर्चना करता है। धर्म का राजनीति से कोई वास्ता नहीं। राजनीति लोगों के विकास के लिए होती है, देश के विकास के लिए होती है। और जहां तक इंडिया गठबंधन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात की है, तो मैं बताता चलूं कि कांग्रेस में कभी इसी प्रकार के एक नेता हुआ करते थे
और जब उनके प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो खुद उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप ही बता दीजिए कि अगला इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो। ये कांग्रेस की चाल और कांग्रेस का दूसरा रूप भारतीय जनता पार्टी। अभी भी कांग्रेस के पास प्रायश्चित करने का समय है, वो प्रायश्चित कर लें और इस देश में पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बनने का अवसर बहन कुमारी मायावती को प्रदान करें। इसी में हम सबकी भलाई, राष्ट्र की भलाई, कांग्रेस की भलाई और विपक्षी दलों की भी भलाई। अगर बहन कुमारी मायावती एक महिला हैं, दलित हैं, तो ये उनका कसूर नहीं। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहता चलूँ कि अगर वे सवर्ण समाज से होती तो पूरे राजनीतिक जीवन में वे भारत की प्रधानमंत्री ही बनी रहती, उन्हें कोई हटा नहीं सकता था, ना उत्तर प्रदेश की सत्ता से और ना इस देश की सत्ता से, क्योंकि भारत में जातिवाद का जहर जो फरकापरस्त ताकतों ने पैदा किया, जिस प्रकार से इतिहास में दलितों का शोषण हुआ, आदिवासियों का शोषण हुआ, वंचितों का शोषण हुआ, वो किसी से छुपा नहीं। और इसका सीधा श्रेय ब्राह्मण समाज को जाता है। ब्राह्मण एक जाति हो सकती है, लेकिन मैं ब्राह्मण उन्हें मानता हूँ जो बुद्धि से, छल बल के माध्यम से, चाणक्य नीति के माध्यम से लोगों का शोषण करते हैं। अगर एक दलित जो कि आर्थिक रूप से सक्षम है और दूसरे दलित का शोषण करता है, तो यह भी एक तरीके का मनुवाद और समझ जाइए ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों ने शोषण तो किया। बाबा साहब ने कहा है कि हमें मनवादी लोगों ने उन तालाब और पोखरों का पानी भी नहीं पीने दिया जिनमें वे अपने मरे हुए जानवर फेंकते थे। उन्होंने महाड़ तालाब आंदोलन करके ये बात सिद्ध की, किस प्रकार से बस्ती के लोगों ने उनके साथियों और उन पर लाठियां बरसाई थीं। और जब वे एक फारसी धर्मशाला में ठहरे थे तो किस प्रकार से फारसी लोगों ने भी उन्हें उस धर्मशाला से बाहर कर दिया था, क्योंकि वे एक दलित थे। और किस प्रकार से जब वे अपने पिताजी से मिलने बैलगाड़ी पर जाने के लिए तैयार हुए तो किस प्रकार से गाड़ी वाले ने उनसे जो बात की, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं तो अच्छा है, समझिए। इसी प्रकार का वाकया जब ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल होने के लिए संसद में जाना जरूरी था, तो किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमने तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संसद के दरवाजे नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद कर दी। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 567 रियासतों का भारत में विलय कराया था। उनके दोस्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन भूल सकता है, मदन मोहन मालवीय। गांधी से विरोधाभास होने के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर आज भी इतिहास के पन्नों में अमर हैं। भारत ही नहीं वरन पूरी दुनिया में लोग उन्हें सम्मान से मानते हैं। आज भी वेटिंग फॉर वीज़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई आती है। आज भी नोटबंदी करते समय मोदी जी को कहना पड़ा कि ये तो हम बाबा साहब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी को पढ़ कर के कर रहे हैं, काला धन वापस आएगा। समझ रहे हैं ना? और समझिए, जब समझेंगे तभी तो मजा आ जाएगा। शेर सुनिए। समंदर को पार करना है तो हर चुनौती से टकराना पड़ेगा। समंदर को पार करना है तो हर चुनौती से टकराना पड़ेगा। हर जंग में करनी है जीत हासिल तो जिंदगी की हार को हराना पड़ेगा। हर जंग में करनी है जीत हासिल तो जिंदगी की हर हार को हराना
पड़ेगा। तो इस बार क्या आप मोदी, उनके घमंड, उनके छल बल कपट, उनके बाहुबल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, मनुवाद और इन सब से हटकर के उनके 40 से अधिक संगठन, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, योगी सेना, मोदी सेना, गौरक्षा सेना, किन किन सेनाओं से टकराना पड़ेगा। लगता है कि भारतीय सेना को अब मैदान में उतरना पड़ेगा। इसलिए मेरी चुनाव आयोग से दरख्वास्त है कि इस बार निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव ईमानदारी से कराएं, ताकि अगला प्रधानमंत्री बने तो उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, और जब ये क्षमता होगी तो वो निर्णय भी ले सकेगा लोगों के हित में, इस देश के हित में, समाज के हित में। यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वैसे तो लोग मुझे सुनील कहते हैं, लेकिन मैं खुद को भारती कहता हूँ, इसीलिए मेरा नाम सुनील भारती। और मैं जन्म से तो हिंदू हूँ, लेकिन बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित हूँ, मानवर साहब की विचारधारा से प्रभावित हूँ, बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित हूँ, बहन जी की विचारधारा से प्रभावित हूँ, और उसके साथ साथ कबीरपंथी भी हूँ। तो कबीर जी क्या कहते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। याद रखना, पत्थरों को पूजने से या उन पर माथा पटकने से भला होने वाला नहीं है। धर्म आस्था का विषय है। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। अब की बार बीएसपी सरकार, लगाओ मोर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पुनः आप सभी का एक बार आभार। वीडियो पूरा देखें, अवश्य देखें, मज़ा आएगा।